जो आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, जिसको बनाने वाला, जिसने शुरुआत की, नीतीश कुमार की मैं बात करूँगा, वो हुँ। सबसे पहले अलायंस तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। जिस दिन से ये सरकार बनी है, इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं है। एक बोलता है कि ऐसा हो रहा है, दूसरा बोलता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, दूसरा बोलता है कि इनसे पार्टी ठीक नहीं चल रही। और लद्दाख में जो प्रोटेस्टर्स 21 दिन सोनम वांगचुक जो कि यूनेस्को से भी अवार्ड दिया जा चुका है उनको, और वो काफ़ी हुँ, बड़े लीडर हैं। तो हुँ। उनको वो भी 21 दिन की उन्होंने अनशन करी, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट कहाँ पर है? लोग यही बोल रहे हैं कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मैंने उनको बहुत नज़दीक से काम करते हुए देखा है, जो उनका काम करने का तरीका है। एक तो उनका विज़न, हुँ। जो किसी का नहीं है, वो उनका विज़न है। मतलब हम लोग नहीं सोच सकते उतना। मैं खुद के लिए भी ये बात कहता हूँ कि हमारी सोच ही नहीं, जहाँ तक हमारी सोच है वो उससे आगे सोचते हैं। लेकिन जो भी होने वाला है, मोदी जी ने पहले कर दिया है कि अगले 5 सालों में बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न इस देश में लिए जाएँगे। ये उन्होंने पहले कह दिया है, तो हम सभी को पेटियाँ बाँध करके बस तैयार रहना है कि कुछ भी होने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं शाउक चौधरी आपके बीच फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेके। तो आज हमारे बीच जो गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है अनिरुद्ध शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और वो काफ़ी टाइम से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है, पहली तो मेरी यही गुजारिश रहेगी आप सबसे कि आप जाके वोट दें। और बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अनिरुद्ध जी, कैसे हैं आप? भाई बहुत बढ़िया। पहले तो मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हमें आपने अपना स्टेज जो है वो अपनी बात रखने के लिए दिया है। इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आए। और तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है पिछले 5 साल में, आपको क्यों लगता है कि वो करंटली इतनी स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करती है इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए? देखो, अगर इस विषय में बात करनी है तो अकेले मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि पूरे भारत को ऐसा लगता है कि एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हमें पूरे विश्व के पटल पर ऐसी एक पहचान दिलाई है जो आज से पहले हमारे पास नहीं थी। 2014 से पहले जो भारत की एक मतलब इमेज थी पूरी दुनिया में, वो कैसी थी और 2024 में वो इमेज कैसी है, वो आप सभी के सामने है, उसमें मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हुँ। हम लोग खुद इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग स्वयं इलेक्शन लड़ते हैं इंडिया के। तो तो अनिरुद्ध जी, जैसे कि बीजेपी का जो राम मंदिर कंस्ट्रक्ट किया उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हो? आप ऐसे इलेक्शन के ज़रिए भी मतलब वो भी वोटर्स गेन करने की अपोनेंट पार्टी बोलते हैं कि वो भी वोटर्स गेन करने की आपकी एक चाल थी वगैरह थी कि ताकि जल्दी इनॉग्रेट कर दिया है वो सब? देखो, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपोज़िशन का काम होता है अपोज़ करना। हुँ, आप चाहे कुछ भी कर लो, उनका काम है अपोज़ ही करेंगे। चाहे उसका कोई बेनिफिट हो रहा हो, चाहे नुकसान हो रहा हो, वो उनका काम है अपोज़ ही करना है, चाहे आप हुँ, कितना ही अच्छा कुछ कर लो। हुँ, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि योगदान तो क्या, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई सबसे ज़्यादा लड़ी है इसकी। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने इसकी लड़ाई शुरू करी आज से कितने साल पहले, जिसका हुँ, आज हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा विख्यात मंदिर आज अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है। और ये अकेली भारतीय जनता पार्टी का इश्यू नहीं है। हाँ जी। ये इस देश के 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का विषय है। जो लोग राम से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, हमारा इतिहास राम से जुड़ा हुआ है। हम अकेले भारतीय जनता पार्टी वाले का राम नहीं है, पूरे भारत का राम है, हर व्यक्ति का राम है और जी। राम का हिंदुस्तान है, तो हम लोगों ने उनकी लड़ाई लड़ी है। हुँ, क्योंकि उनके जन्म स्थान पर उनका मंदिर बनना, इसमें अपोज़िशन क्यों अपोज़ करती है, मुझे ये समझ नहीं आता। पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए इसको नहीं किया गया। अगर आप जब आपको इन्विटेशन दिया गया वहाँ का, आप लोग हुँ। वहाँ जाते, राम तो सबके हैं। आप लोगों ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। ये अपोज़िशन वालों ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया, हमने नहीं बनाया। हमने तो केवल मात्र मंदिर बनाया। अब इनको उसमें पॉलिटिक्स दिखती है तो उसमें क्या कर सकते हैं? अब मैं ऑपोजिशन की बात हो रही है तो इंडिया अलायंस, जो कि ऑलमोस्ट सारी पार्टी जो आपके ऑपोजिशन में है, वो सारी इकट्ठी होके एकजुट होके मतलब इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं अभी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए होंगे उनको हराने के लिए? और देखो, इस वक्त मुझे लगता है कि बीजेपी को इसमें कोई भी स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग पहले ही चुनाव हार चुके हैं। गठबंधन वही बनाते हैं जिनको अपनी हार सामने दिख रही होती है। इनका जो आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, जिसको बनाने वाला, जिसने शुरुआत की, नीतीश कुमार की मैं बात करूँगा, वो सबसे पहले अलायंस तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। जिसके ऊपर इनको सबसे ज़्यादा भरोसा था।
तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, वो आज इनके साथ अलायंस करने को तैयार नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है महाराष्ट्र में, उनके और इनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, कितनी सीट पे तुम लड़ोगे। ये अलायंस नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है, जिसका घमंड आने वाले समय में टूटेगा और 4 जून को आपको इसका पता चल जाएगा कि इसमें कितनी हवा थी और कितना पानी था। तो अनिरुद्ध जी, जैसे कि केजरीवाल अभी दिल्ली का जो सिटिंग सीएम है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है, और कांग्रेस के भी बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो गए हैं। तो जस्ट इलेक्शन से पहले ये सब होना, ये कोई इलेक्शन फेयर तरीके से ना होने की भी गुंजाइश लग रही है, क्योंकि जो दो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये ट्रबल में आ चुकी हैं जस्ट बिफोर इलेक्शंस के 2-3 मंथ पहले। तो ये लगता देखो, नहीं है कि ये फेयर इलेक्शन है या नहीं है। इलेक्शन देखो, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत। इससे बड़ी डेमोक्रेसी कोई भी नहीं हुई। इतनी जनसंख्या है हमारे देश में, जिसमें कई देश दुनिया के फिट हो जाएंगे। इतना बड़ा लोकतंत्र है। एक एग्जाम्पल पेश करता है इस पूरी दुनिया में, जब यहाँ का लोकसभा चुनाव होता है, कि किस प्रकार से कितना बड़ा चुनाव इतने आसानी से कर दिया जाता है। लेकिन मुझे ये बताते हुए वो हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले मुझे ऐसा कर दिया, अरेस्ट कर लिया, उनको इससे पहले ईडी ने 10 नोटिस भेजे थे। वो इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं किया। चोर के मन का चोर है ना, जो वो बाहर आ ही जाता है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने गड़बड़ करी हुई है। ये मैंने अपने सामने देखा था, जब ये शराब घोटाला जिसको हम बोलते हैं, जब ये हुआ था, तो आई वॉज इन दिल्ली। 1 महीने के अंदर अंदर आपने सरकारी जितने भी शराब के ठेके थे, उनको आपने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। और अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले आपने उनको बंद करके वापस सरकारी ठेके खोल दिए। तो इसका मतलब आपने कुछ तो घोटाला किया था। आज जब पता चल रहा है, उनके पीए से पता चल रहा है, मनीष सिसोदिया जी 1 साल से जेल के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लीडर्स सुप्रीम आप कोर्ट ने उनको बेल देने से मना कर दिया। अगर वो इतने ही सच्चे होते, इतने ही पक्के होते, तो उनको कोर्ट से बेल मिलती। आप एक चीज बताइए, अगर ये सारा पॉलिटिकल होता, ईडी उनको अरेस्ट करती पॉलिटिकली, तो कोर्ट तो पॉलिटिकल नहीं है। हाँ कोर्ट जी। तो लेकिन इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोर्ट तो लेकिन बेल देती। लेकिन जो रूल बना है वो तो ये कहता है कि जो जब तक वो इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसको बेल नहीं मिलेगी। तो इनोसेंट पहले प्रूफ ऐसा था किसने नहीं। करना है सर? पहले इनोसेंट किस नहीं पहले ये नहीं, था कि ये जिस गिल्टी प्रूव कानून की आप करने का। बात कर रहे हैं उसका नाम पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी हाँ। लॉन्ड्रिंग एक्ट। हाँ उसमें जी। जब आपको किस ईडी तब तक हाथ नहीं डालती। यार एक बात बताओ, हम्म। हम सब बिजनेस करते हैं। मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं, मेरे रिश्तेदार बिजनेस करते हैं। हमारे ऊपर ईडी क्यों नहीं आ रही है? चलो मैं तो बीजेपी का हूँ, आप बोलेंगे ठीक है नहीं आ रही है। और भी कितने लोग हैं इस दुनिया में, आप मेरे को बताओ, सबके पास ईडी क्यों नहीं आ रही है? लालू प्रसाद के पास ईडी क्यों नहीं गई? वो भी तो अपोजिशन के हैं। राहुल गांधी के ऊपर ईडी क्यों नहीं गई? वो भी तो वो अपोजिशन लेकिन के हैं। उनका भी अकाउंट जैसे फ्रीज हो चुका है और फ्रीज हुआ क्योंकि इनकम टैक्स नहीं पे किया। देखिए, आपने वो लिस्ट देखी होगी एसबीआई की, जिसमें ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला आप बता रहे हैं, जिसके ऊपर इनका अकाउंट फ्रीज किया गया है। उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को चंदा मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। हाँ जी। याद रखिएगा मेरी बात। दूसरे नंबर पे जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस को मिला। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। 17 स्टेटों में हमारी सरकार चल रही है, देश में हमारी सरकार चल रही है, हर कोई हमें चंदा दे रहा है। तो देखने की बात यह है कि हमारे पास इतनी सारी फंडिंग आई, हमने इनकम टैक्स पे किया, हमारे ऊपर ईडी आईटी की रेड नहीं हुई। तृणमूल कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फंडिंग हुई, उनके अकाउंट क्यों नहीं सीज किए गए? उन्होंने इनकम टैक्स पे किया। आप केवल मात्र कांग्रेस को मत देखिए, जिन्होंने घपले किए हैं, ये मोदी जी का स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब जिसको फॉलो करते हैं वो वही काटेगा, वही भरेगा। जिसने जो घोटाले किए हैं उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अपनी हमारी पार्टी के भी कई लोग जो पकड़े गए उनके ऊपर भी केस हुए। ऐसी बात नहीं है, जो घोटाला करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड की अभी बात कर रहे थे, तो जी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऐसा बोला जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सबसे बड़ा स्कैम है अभी तक का। और ये प्रभाकर जी ने मैं भी बोला, जो कि ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत व्यक्तिगत विषय हो सकता है। अब मैं कुछ हम्म। बोलूंगा, उससे मेरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। चाहे मैं पार्टी का हूँ, मेरा एक व्यक्तिगत मत भी तो होता है कि हाँ मेरा जी। एक अपना उसके ऊपर वो होगा। लेकिन बात की बात यह है कि ये इसमें इंडियन गवर्नमेंट का स्कैम कैसे हो सकता है, जब सारी पार्टियों को चंदा मिला? ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी को मिला।
हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला, इतने सी बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मिला तो सबको। 1300 करोड़ कांग्रेस को भी मिले हैं, 1500 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को भी मिले हैं, जेडीयू को मिले हैं, आरजेडी को मिले हैं, लेकिन इसमें स्कैम क्या है आज तो सबके सामने है नहीं, कि कितने मिले कितने नहीं मिले। स्कैम ये बोला जा रहा है कि जो कंपनी चंदा दे रही है बीजेपी को वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं दे रही है उनके ऊपर ईडी की रेड हो रही है ये या वही फिर बात है ना, अब इसके लिए हमारे पास प्रूफ थोड़ी है। ये तो वही बात है, अपोजिशन वाले टीवी पे आके बोल रहे हैं कि जी चंदा दिया बंद कर दी रेड। आप प्रूफ दो ना, आप कोर्ट में जाओ, आप मीडिया में आके कुछ बोलोगे उसके ऊपर थोड़ी कुछ हो जाएगा। हम्म, एक बात बताओ, आज अनिरुद्ध शर्मा गुच्ची की पैंट ले लेता है जाके, और अपोजिशन वाले बोलते हैं कि देखो जी गुच्ची की पैंट ले ली इसने, पर लेकिन मेरे पास प्रूफ है ना कि मेरे पास पैसे कहां से आए। आप जाओ कोर्ट में, आप प्रूव करो कि मैं गलत हूं, तब तो मैं गलत हूं। आप ऐसे थोड़ी प्रूव कर दोगे। डेमोक्रेसी है, कोर्ट है, सरकार है, सब कुछ है, तंत्र चलता है पूरा। अब मीडिया में आके कुछ बोलोगे उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जैसे हिमाचल की भी बात करें तो हिमाचल के भी बहुत सारे अपोनेंट पार्टी के लीडर्स जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी चेंज कर रहे हैं। और कहीं सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा ये बोला जा रहा है कि जो न्यूज़ चैनल है वो बिक गए हैं, उनको मोदी जी ने खरीदा हुआ है। ऐसा बहुत ज़्यादा चला हुआ है ये सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी, जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो सब ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें अल्टीमेटली ये लग रहा है कि जो अब हम हैं वो डिक्टेटरशिप की तरफ चले जा रहे हैं, मतलब तानाशाह की तरफ, क्योंकि एक ही रूल करेगा, रूल मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि सब उसी की तरफ हो रहे हैं। तो देखो इससे भाई, सीधी सी बात ये है कि आपने एक प्रश्न में मेरे से 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न ये कि एमएलए ज्वाइन करे भारतीय जनता पार्टी हाँ, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, आप मेरे को एक चीज बताओ, राज्यसभा का चुनाव आया हिमाचल प्रदेश में, सबसे शरीफ स्टेट मानी जाती है पूरे इंडिया की, आज तक यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ, ना हुँ, पॉलिटिकली ना किसी भी तरह से। हुँ, चुपचाप इलेक्शन होते हैं, एक सरकार आती है, अगली जाती है, दूसरी आती है, लेकिन इतिहास गवाह है आज तक यहाँ सरकार रिपीट नहीं हुई। हाँ, राजा वीरभद्र सिंह इतने बड़े लीडर हुए, हम सब उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो भी आज तक इस देश प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं करवा पाए। लेकिन जब से राजा वीरभद्र सिंह जी स्वर्गीय हुए हैं, उसके बाद से जब जो माहौल इस प्रदेश में बना, माननीय सुक्खू जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, प्रतिभा सिंह जी जो राजा वीरभद्र सिंह जी की वाइफ हैं, वो है प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की। हुँ, सुक्खू जी हैं मुख्यमंत्री देश के। जिस दिन से ये सरकार बनी है, इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं है। एक बोलता है कि ऐसा हो रहा है, दूसरा बोलता है कि सरकार ठीक से काम नहीं करी, दूसरा बोलता है कि इनसे पार्टी ठीक नहीं चल रही। जब आपके अपने घर के इश्यू सॉल्व नहीं है, आप इस प्रदेश को कैसे सॉल्व करेंगे? आप इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं आपको बताऊं, इतना कर्जा ये लोग 1.5 साल में ले चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये लोग हिमाचल को एक कंगाल स्टेट की तरफ लेके जा रहे थे। ऊपर से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक कानून बनाया वाटर सेस का। जिस भी स्टेट को, हमारे स्टेट से बहुत अच्छा कानून, मैं बोलता हूं कि स्टेट की इनकम के लिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे जो भी हो, लेकिन इन्होंने बनाया, इन्होंने जिस भी स्टेट को हमारे यहाँ से पानी जा रहा था उसके ऊपर टैक्स लगाया ताकि सरकार की इनकम बढ़ सके। आपको ये जानकर अचंभित महसूस करेंगे कि प्राइवेट कंपनियां जो बाहर की हैं, उन्होंने वकील हायर किया, उन्होंने हाई कोर्ट में केस लड़ा और हमारी सरकार के खिलाफ केस लड़ा। देखो, बीजेपी कांग्रेस हिमाचल के अंदर ठीक है, लेकिन जब स्टेट की बात आती है तो हम सब एक हैं। हमारे खिलाफ केस लड़ा और हाई कोर्ट में हम वो केस हारे और आज वाटर सेस पर बैन लग गया। तो वो केस किसने लड़ा? वो लड़ा अभिषेक मनु सिंघवी ने, जिसको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना करके राज्यसभा में भेजा था। आप देखिए, जिस राम मंदिर के लिए हमने 500 वर्षों तक लड़ाई लड़ी, इतने लोगों ने गोलियां खाई, डंडे खाए, हुँ, हुँ, उसका केस अगर राम मंदिर के खिलाफ कोई लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था? अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहा था। आप मुझे बताइए, जब उसको आपने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, तो आपके अपने 6 विधायक, साथ में 9 इंडिपेंडेंट एमएलए, उन सब ने कहा कि ये गलत हो रहा है सर। आपने अपने एमएलए को एक चौकीदार की तरह रखा, आप उनको मिलने का समय नहीं देते थे, आपने बाहर का कैंडिडेट ला करके यहाँ पर दिया। उनकी मन की इच्छा हुई कि नहीं ये गलत हो रहा है, हम ऐसा होने नहीं देंगे, उन्होंने। और आपको एक बात मैं और बता दूं, इसमें कोई चोरी नहीं है। राज्यसभा का जब वोट डलता है तो अपने कैंडिडेट को दिखा के डालना पड़ता है कि भाई तेरे को नहीं डाला, हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, दूसरे को डाला। हाँ, आप ये बात समझिए, उन्होंने पूरे जिगरे के साथ वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट थे, हर्ष महाजन जी,
वो जीत गए। कहना चाहता हूँ कि वो भी पूर्व में कांग्रेसी रहे हैं, राजा वीरभद्र सिंह के बड़े खास रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हमने इलेक्शन में लड़ाया और हमने जीते। जीते भी कैसे, मैं तो कहता हूँ इनके साथ भगवान भी नहीं है। लास्ट में जब काउंटिंग हुई तो 34-34 पर आकर आंकड़ा फिक्स हो गया, टाई हो गया मतलब। उसके बाद बात आई पर्ची निकालने पे। तो जो संविधान का कानून है, इलेक्शन कमीशन का कानून है, वो कहता है कि जो पर्ची निकलेगी वो बंदा बाहर हो जाएगा, जो पर्ची अंदर बचेगी वो बंदा जीता होगा। ठीक है, सबने साइन किया उसके ऊपर और लास्ट में जब पर्ची जो नीचे निकली वो हमारी निकली। अब इसमें इनके साथ ना भगवान है, ना इनके साथ जनता है, ना इनके साथ अपने एमएलए हैं। ये पार्टी बची ही नहीं है। ये केवल मात्र मतलब जैसे अब आप कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फर्क है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह चलती है, एक संगठन है। पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति की पूछताछ है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर से ऊपर कार्यकर्ता तक सबका आपस में लिंक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर हिमाचल प्रदेश में है तो सुक्खू का गुट अलग है, वीरभद्र जी का गुट अलग है, राजेंद्र राणा का गुट अलग है, फलाने का गुट अलग है, इसका गुट अलग है। पार्टी कहीं बची ही नहीं है, तो इलेक्शन कहां से लड़ेंगे। ये आ गया पहला विषय। दूसरा विषय आपने मेरे से पूछा था मीडिया वाला। मीडिया वाला। मैं अपोजिशन पे इतना ही कहना चाहता हूं कि काम ऐसे करो कि मीडिया आपको स्वयं दिखाए। आप काम करेंगे चिंदी चोरियों वाले, आपको क्यों दिखाएगा कोई भाई। मीडिया को हाईजैक नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम ऐसे किए हैं कि मीडिया आपको दिखाए बिना रह ही नहीं सकता। मेरा केवल मात्र इतना सा मत है इसके ऊपर। तीसरा प्रश्न आपने एक और पूछा था, मैं भूल रहा हूँ क्या पूछा था। कि डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है क्योंकि सब लोग। देखो ये वही बात हो गई ना यार, जब आप चुनाव लड़ते हैं तब आप गठबंधन बनाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि हम मोदी को हरा देंगे। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन जनता आपको एक तरफा नकार देती है। तो डिक्टेटरशिप की तरफ डिक्टेटरशिप कहीं है ही नहीं है। जनता चाहती है कि तुम लोगों का सफाया हो जाए यार। इसमें हमारी क्या गलती है, एक चीज बताओ। हमारी कोई गलती है। हमारे 282 सीटें आई 2014 में। 2019 में इन्होंने बोला कि बस गई सरकार, 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की। अब की बार हमने नारा दिया है 400 पार का, और मुझे लगता है कि इस बार भी हम 400 पार जाएंगे। ये जनता हमारे लिए चुनाव लड़ रही है भाई, हम अपोजिशन को खत्म नहीं कर रहे हैं। अपोजिशन स्वयं अपनी गलतियों से खत्म हो रही है। लेकिन अनुराग जी, जैसे अगर मोनोपोली आ जाएगी देश में, तो फिर मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर देश में मोनोपोली आ जाएगी, लीडर ही एक रहेगा, जब ऑपोजिशन ही स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो यार जो वो चाहे वो कर सकता है। नहीं, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अपोजिशन स्ट्रांग होना ही नहीं चाहता तो हम क्या करें इसमें, बताओ ना आप चुनाव लड़ो ढंग से, आप मोदी जी को कंपटीशन दो, आप हराओ ना। हम कहाँ रोक रहे हैं, हम रोक रहे हैं आपको। चुनाव लड़ो, खुला लड़ो, हराओ, दुनिया की सारी पार्टियों को जोड़ लो। अगर जनता चाहेगी तो मोदी जी को नहीं जिताएगी। बात की बात है ना, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ कि आप अपोजिशन को गेट लगा दो भाई, ये नहीं जाएंगे अंदर। नहीं, ऐसा ऑपोजिशन का थोड़ी होगा। यही यही कहना है ना ऑपोजिशन का कि कि तो उनकी अपोजिशन को तो जनता को करना चाहिए ना कि आप हमें वोट दीजिए। उनको कोई वोट डाल के राजी नहीं है। तो अब उनके इसमें हम क्या कर सकते हैं आम बताइए। आदमी पार्टी के कैंडिडेट तो अंदर जेल में बैठे हुए हैं, सीएम। तो वो कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं ढंग से, वो तो मुझे उनकी लगता है कि अगर वो 10 जो उनको नोटिस गए तो उसमें से अगर पहले पर ही चले गए होते तो शायद अंदर ना होते आज। उनकी अपनी गलतियां हैं और उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए थी। और जब तक आग ना लगे तब तक धुआं नहीं उठता है। धुआं उठा होगा तभी नोटिस गया होगा, तभी उनको अरेस्ट किया गया होगा। उन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए। हाई कोर्ट ने सिरे से नकार दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। कोर्ट के पास पावर है भाई, आप चाहे जो मर्जी कानून बना दो। हाई कोर्ट इज द सुप्रीम पावर स्टेट की। वो अगर चाहे, मेरा अपना केस था भाई, मेरे पास एक 279 आईपीसी के खिलाफ केस था। मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो नॉन कंपाउंडेबल धारा है, लेकिन हाई कोर्ट के पास पावर है ना। उन्होंने उसको बाईपास करके उस एफआईआर को क्वैश किया। तो हाई कोर्ट के पास पावर है, लेकिन अपोजिशन का काम है बोलना, सिंपैथी गेन करना। ठीक है, आप करिए, आपका काम है, इलेक्शन लड़िए। तो एक और क्वेश्चन जो बहुत ट्रेंडिंग पे है इस वक्त, मणिपुर और लद्दाख को लेके, जो भी जी। इस वक्त हो रहा है वहां पर, जो भी दंगे हो रहे हैं, और मणिपुर में और लद्दाख में जो प्रोटेस्टर्स 21 दिन, सोनम वांगचुक जो कि यूनेस्को से भी अवार्ड दिया जा चुका है उनको, और वो काफी हम्म, बड़े लीडर हैं, तो हम्म, उनको वो भी 21 दिन की उन्होंने अनशन करी, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट कहाँ पर है। लोग यही बोल रहे हैं कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लद्दाख जो है कितने सालों से इंडिपेंडेंट स्टेट की लड़ाई लड़ रहा था ना। किसने दिया? मोदी जी ने दिया। जब जम्मू कश्मीर को अलग किया तो अलग से यूपी। स्टेट बनाया गया ना।
यूटी। दिया ना। तो मैं आपको, हाँ मतलब स्टेट है, यूटी है, हाँ। इलेक्शन होगा जो भी होगा, कर दिया ना अलग। उनकी इच्छा थी हमें अलग होना है। जो वहां से हमारे सांसद हैं, ये मोस्ट यंगेस्ट जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने इतना अच्छा भाषण लोकसभा में दिया था, आपने लोकसभा सुना में होगा, हाँ हाँ। हाँ कि जी, हाँ आज जी। तक किसी ने हमारी नहीं सुनी, सिर्फ मोदी जी ने सुनी है। तो मैं वहां के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी जो अनशन खत्म हुआ है, वो भी तो किसी बातचीत से ही खत्म हुआ होगा, कि अपने आप ही खत्म हो गया कि नहीं ठीक है मैं थक गया। ऐसा थोड़ी होता है। सरकार ने कोई बात बोली होगी, सरकार ने हम्म। वादा किया होगा। और मुझे लगता है कि लद्दाख के लोगों को ये जानकर वो होना चाहिए कि मोदी जी की सरकार है, अगर वादा किया है तो पूरा भी करेगी, और 100% करेगी। ये मेरा वादा है। इस चुनाव के बाद, 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएगा, तो सबसे पहले काम भी इसी के ऊपर किया जाएगा। और दूसरी बात, मणिपुर, मणिपुर में क्या हुआ जी? दो कम्युनिटीज की आपस में लड़ाई, हम्म। दंगे हो गए, ये हो गया, फलाना हो गया। अपोजिशन ने, इंडिया गठबंधन की, जब वो 90 दिन का कार्यकाल चल रहा था, जब ये घटनाएं वहां घटित हो रही थी, जो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, इंडिया गठबंधन आज टीवी पर आकर ही उनके लोग कहते हैं कि मणिपुर में ऐसा हो गया, फलाना हो गया। जब ये घटनाक्रम चल रहा था, इंडिया गठबंधन ने दो अपनी राष्ट्रीय स्तर की बैठकें की। एक भी बैठक में इन्होंने निंदा तक नहीं की इसकी कि क्या हो रहा है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इन लोगों ने केवल मात्र वहां पर अपनी 2 से 3 सीटों पर मुंह फुलाए कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। केजरीवाल जी वहां से भाग के आ गए। वहां पर कोई निंदा प्रस्ताव नहीं डाला गया। लेकिन जब मीडिया पर आते हैं तो बोलते हैं मणिपुर। जब अभी माननीय खड़गे जी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोकसभा में बहस की बात आई, तो उनके बोलने से पहले ही हमारे लीडर ने, पीयूष गोयल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम बहस के लिए तैयार हैं। तो रूल के ऊपर लड़ गए कि जी हमें इस रूल से नहीं, इस रूल से बहस करनी है। जिस रूल से बहस करना चाहते हैं, उस रूल में जो लोकसभा का कानून है वो कहता है कि इसमें कंसर्न मिनिस्टर जो होगा वो जवाब देगा। जैसे अमित शाह जी होम मिनिस्टर है तो वो जवाब देंगे। लेकिन उस पर बहस कर रहे हैं कि रूल यही चाहिए, लेकिन जवाब प्रधानमंत्री जी से चाहिए। मतलब इनको केवल मात्र इशू बनाना होता है। इनको ये नहीं पता कि जब ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्य का घटनाक्रम चल रहा है, तो पीछे से अमित शाह जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के सारी सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को वहां पर भेजा। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, कितने ही दौरों की बैठक करी गई ताकि उन दोनों कम्युनिटीज को आपस में बिठा करके समझौता कराया जा सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ठीक है, गड़बड़े होती रहती हैं, लेकिन हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि उसको इशू बना करके पूरे विदेश में हमारी बेइज्जती करानी चाहिए। ये केवल मात्र अपोजिशन वाले बेइज्जती कराने का काम करते हैं। इन्होंने ये नहीं देखा कि कितना पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के वहां पर काम किया जा रहा है। और आज इंटरनेट बंद किया गया। इंटरनेट इसलिए बंद किया गया क्योंकि ऐसे जैसे बेवकूफ लोग वहां पर अफवाहें उड़ा उड़ा कर करके दोनों कम्युनिटीज को आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे। आज धीरे धीरे सब कुछ समतल होता जा रहा है, सेटल होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तो अनुराग ठाकुर जी जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बहुत ही बीजेपी के पावरफुल नेता हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे नेता हैं वो, तो उनके बारे में कुछ क्वालिटीज जो आप उनसे इंस्पायर होते हो मतलब? भाई देखो, उनके साथ पहली बार मिला था 2013 में, और आज लगभग लगभग 11 साल हो गए हैं। हम्म। और मैंने उनको बहुत नजदीक से काम करते हुए देखा है। जो उनका काम करने का तरीका है, एक तो उनका विजन हम्म। जो किसी का नहीं है, वो उनका विजन है। मतलब हम लोग नहीं सोच सकते उतना। मैं खुद के लिए भी ये बात कहता हूँ कि हमारी सोच ही नहीं, जहां तक हमारी सोच है वो उससे आगे सोचते हैं। काफी मैं बोल्ड आपको नेता कहना है, मैंने चाहता हूँ ये कि ऑब्जर्व किया। आपने पूरी इंडिया में देखा होगा कितने सांसद, 543 सांसद जीत के आते हैं लोकसभा के। हम्म। लेकिन लोग जो वोट डालते हैं अपनी स्टेट से, जैसे हिमाचल प्रदेश के लोग अनुराग जी को वोट डालते हैं, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट के जो काम होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। मुझे लगता है कि सांसद का इतना बड़ा रोल नहीं हम्म। रहता है। केवल मात्र उनके पास सांसद निधि होती है, उसको यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन अनुराग जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, इनकी अपनी संस्था, प्रयास संस्था के द्वारा हर घर अस्पताल चल रहा है पिछले कई सालों से। इस बार जब उनका एक बड़ा कार्यक्रम किया गया तो 10 लाखवीं रजिस्ट्रेशन उस पर हुई। इस संस्था ने क्या किया कि घर घर जाकर के, लोग, डॉक्टर भी उसमें है, फार्मासिस्ट भी उसमें है, लैब टेक्नीशियन भी उसमें है, घर घर जाकर के लोगों के चेकअप भी किया, मुफ्त में 40 टेस्ट भी किए गए, ब्लड टेस्ट, और साथ में उनको मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। ये कौन सांसद करता है? ये हमारे अनुराग ठाकुर ने किया, हमारे भाई ने किया। तो ऐसी सोच रखना। अभी पीछे जैसे नेत्र जांच शिविर कराया गया, 5,000 से ज्यादा लोगों ने उसमें भाग लिया, बिलासपुर में, बिलासपुर सदर में अकेले में। उसमें लोगों की नजरें भी चेक करी गई, साथ के साथ चश्मे भी बनवा करके दिए गए, मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। लंच की व्यवस्था भी वहीं पर थी, पानी भी वहीं पर था।
सब कुछ वहां पर था। तो ये विजन है, और क्या है। मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हमारे संसदीय क्षेत्र में जिन्होंने किसी कारणवश अपने हाथ खो दिए, पैर खो दिए, उनको माननीय अनुराग जी के नेतृत्व में मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके जो लिम्स होते हैं वो आर्टिफिशियल लिम्स लगवाए गए, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, और आज वो चल फिर रहे हैं लोग। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये विजन है, ये सोच है, ये और किसी ने नहीं किया, ये अनुराग जी ने किया। आज बहुत से उपकार उन्होंने हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए किए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि +1 +2 के बच्चे होते हैं, वो अपना एग्जाम देते हैं, पास करते हैं, पेरेंट्स उनको लालच देते हैं ना कि आप इतने नंबर ले आओ, हम आपको ये देंगे। हाँ हाँ। लेकिन किया किसने? जो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों में जो टॉप करते हैं बच्चे, हर स्कूल में जो भी होता है, इनको इकट्ठा करके पूरे भारत का दर्शन करवाया जाता है अनुराग जी के द्वारा। अभी लास्ट में कुछ बच्चे यूपी गए थे, उन्होंने यूपी के विभिन्न चीजें देखी, योगी जी से मिले, उपराष्ट्रपति जी से मिले, हमारी बेटियों को अलग से ले जाया गया, बेटों को अलग से ले जाया जाता है, बेटियों को अलग से ले जाया गया, उपराष्ट्रपति जी से निर्मला सीतारमण जी से मिले, कितने ही लोगों से मिले। उनका एक्सपोजर देखिए आप किस लेवल पर पहुंचा होगा। ये सोच नहीं तो और क्या है। किसने किया? अनुराग जी ने किया। खेल महाकुंभ चलाया जा रहा है, खेल महाकुंभ में पंचायत भी क्या, बूथ लेवल तक के बच्चों को एक मौका मिल रहा है अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का। आज उसमें से कुछ लोग चुन करके जो आए थे, वो आज नेशनल में मेडल लेकर के आए हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी किसने दी? ये अनुराग ठाकुर जी ने दी। और किसने दी? यहाँ पर अकेडमीज चलाई जा रही हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट से उन्होंने अपनी जो ड्रीम 11 है, आपने सबने सुना होगा, हाँ ड्रीम 11 पे उन्होंने एक आग्रह किया कि आप लोग हमें फंडिंग कीजिए। ड्रीम 11 ने फंडिंग करी, और आज अकेडमीज चलाई जा रही हैं जिसमें कितने ही बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं, जिसमें उनके ना डाइट का खर्चा है, ना उनके रहने का खर्चा है, ना उनके पढ़ने का खर्चा है, सब कुछ वो दे रहे हैं। केवल मात्र उनको खेलना है, उसके लिए उनको कोच भी अवेलेबल कराए गए हैं, फिजियो भी अवेलेबल कराए गए हैं, सब कुछ कराया गया है। तो ये सोच है। और आज उनका नेतृत्व, उनका लीडरशिप इतनी बड़ी हो गई है कि माननीय शांता कुमार जी, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि अनुराग जी को तो निर्विरोध ही संसद में भेज देना चाहिए, इनके खिलाफ तो कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं देना चाहिए। इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि उनका नेतृत्व कितना बड़ा है। तो अब हम बात करते हैं कंगना जी पे, जो कि एकदम नए लीडर हैं, जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। आपको लगता है क्या वो राइट कैंडिडेट है इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि हिमाचल की सबसे बड़ी मानी जाती है वो, तो आपको लगता है कि वो एक राइट कैंडिडेट है बीजेपी के लिए? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट और बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी तो बाद में आएगी। सबसे पहले वो हिमाचल प्रदेश की बेटी है, हम्म, वो हमारे मंडी की बेटी है, वो हमारे बिलासपुर की बेटी है, बिलासपुर और मंडी में उनका घर है। आप उनको ऐसे मत देखिए कि वो सेलिब्रिटी हैं या क्या है, वो क्या है, उनके कर्म देखिए आप। उन्होंने पूरे नेशनल मीडिया में जाकर के उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनका घर तक तुड़वा दिया गया, उन्होंने हम्म, राम मंदिर के लिए वक्तव्य दिए, उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए गए। जो भी है, जैसे भी है, वो हिमाचल प्रदेश की बेटी है। उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगता है कि ये हमें एक स्ट्रांग लीडरशिप यहाँ प्रोवाइड कर सकती हैं। उन्होंने अपना विश्वास जताया है, उन्होंने अपना विश्वास जताया। एक, आप उसको कॉमन मैन की तरह लीजिए कि एक छोटा व्यक्ति है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, इसमें ऐसा ही होता है। भजन लाल जी राजस्थान में पहली बार एमएलए बनकर के गया है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आप देखिए ना, कुछ भी हो जाता है। यहाँ पर अब कंगना जी के ऊपर उन्होंने अपना विश्वास जताया, और मुझे लगता है कि वो पूर्ण रूप से खरी भी उतरेंगी उसके ऊपर, क्योंकि परिवार है, परिवार ने किसी को भेजा है, तो पूरा परिवार साथ में मिलकर के उनके लिए चुनाव लड़ेगा, और वो जीत करके भी आएंगे, और सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत करके आएंगे, इतना कहना चाहता हूँ। और जो भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़े रिलेटिव है, मैंने उनसे भी बात की कंगना के बारे में, तो जी उनका बस यही कहना था कि जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम उस पर कैसे ट्रस्ट कर सके, उनका ऐसा क्वेश्चन यार, था। बात की बात हुआ कि एक्सपीरियंस तो तब आएगा ना जब आप उनको भेजेंगे। हम्म, एक्सपीरियंस, अब कोई ना कोई, जब जिसने शुरू किया तो जीरो से ही किया। मोदी जी बर्थ बॉर्न प्राइम मिनिस्टर तो थे नहीं। 50 साल की उम्र में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा, एमएलए बने, सीएम बने। उसके बाद 2014 में पहला इलेक्शन लड़ा, एमपी बने, पीएम बने। उनको कोई हटा नहीं पाया आज तक। एक मौका तो सबको देना ही पड़ता है, कोई हम्म, एक्सपीरियंस पहले से तो नहीं होता है। तो नरेंद्र मोदी जीरो जी से की शुरुआत जैसे, करेगी। नरेंद्र मोदी जी की जैसे आप बात कर रहे हो, तो वो इंडिया की नहीं, वर्ल्ड के भी बहुत फेमस और पावरफुल, ऐसे माना जाता है कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हैं और पावरफुल हैं। नंबर 1 रिपोर्ट आई जिसमें नंबर 1 जो फेमस पॉलिटिकल लीडर था वो नरेंद्र मोदी जी थे। तो ऐसा क्या है मोदी जी में कि मतलब उनको इतना, इंडिया के तो बात छोड़ दे, लेकिन बाहर वाले लोग भी बहुत ज्यादा मानते हैं उन्हें।
देखिए, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, जिनको हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते हैं। उनका जो नेचर है, उनका जो पर्सनैलिटी है, उनका जो काम करने का तरीका है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि एक देश का प्रधानमंत्री है, वर्ल्ड की इतनी बड़ी पावर का प्रधानमंत्री है, वो रात-रात भर सोता नहीं है यार। वो सुबह 3-3 बजे सोते हैं। मतलब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई साहब, मोदी जी का फ़ोन कभी भी आ सकता है। इतनी स्ट्रिक्टनेस, काम करने का तरीका, मतलब हर मंत्री को हाज़िरी देनी पड़ती है भाई। पहले नहीं होता था। पहले की सरकारों में क्या होता था कि जब कोई मंत्री बनता था तो एक प्रेस्टीज इश्यू होता था कि मंत्री बन गया यार, कितना बड़ा आदमी है। हुँ, हुँ। लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब अगर आप मंत्री बने हैं, तो आप एक सरकारी कर्मचारी के से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, मोदी जी की तरह ही करना पड़ेगा। उन्होंने एक लेवल सेट कर दिया है इस पूरे इंडिया में, कि काम कैसे किया जाता है। उनको कम्पीट करने के लिए अभी इस इंडिया में लीडरशिप ही नहीं है। मैं आपको सच्ची-सी बात बता दूँ। दूसरे लोग किसी को भी प्रमोट कर लें, एक युवा को पिछले 20 सालों से प्रमोट करे जा रहे हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं है, बिकॉज़ दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस फॉर हिम। पॉलिटिक्स उनका बस सिलेबस ही नहीं है, उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। लेकिन इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा, पूरी दुनिया में कैसे बना? क्योंकि आँख में आँख डाल कर के बात की, किसी के आगे झुके नहीं। अमेरिका में गए, तो हिंदी में भाषण दिया, पुराने जाते थे तो अंग्रेजी में बोल कर के आते थे। अपनी मातृभाषा को तरजीह दी, झुके नहीं। अमेरिका ने कुछ बोला तो इन्होंने आगे से जवाब दिया। जो भी कहते हैं उनके, मतलब झुके किसी के आगे नहीं, अपनी एक अलग से इमेज बनाई। जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई लगी, तो अकेले मात्र भारत के वो छात्र थे, जो वहाँ से ज़ेलेंस्की निकल हाँ। पाए, जिनके लिए सीज़ फायर किया गया था। किसकी वजह से किया गया? मोदी जी की वजह से। उन्होंने एक फ़ोन पुतिन जी को किया था, एक फ़ोन ज़ेलेंस्की को किया था, जिसके बाद वहाँ सीज़ फायर किया गया, तो बच्चे वहाँ से निकले। पाकिस्तान के कुछ लोग भारत के झंडे लगा के वहाँ से निकले। इससे बड़ा नेतृत्व और क्या हो सकता है? इससे बड़ा व्यक्तित्व और क्या हो सकता है? जो पाकिस्तान हमें बात-बात पर न्यूक्लियर अटैक की धमकियाँ देता था, आज उसके पास खाने को आटा नहीं है। किसने हुँ। किया? किसकी राजनीति, किसकी रणनीति? ये सब मोदी जी की देन है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि भारत मेरा पूरे विश्व में बहुत एक अलग पहचान के साथ बढ़ रहा है, तो इसका पूरा-पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। जब आप बीजेपी को एज अ थर्ड पर्सन देखते हो तो आपको क्या पसंद आता है? और जब आपने 2013 में जैसे आपने बोला ज्वाइन करी बीजेपी, तो आपको उस नहीं, वक्त आपने मैंने क्या 2013 सोचा में कि जॉइन नहीं करी, मैंने तो 2010 में जॉइन कर ली थी। दैट वाज़, हाँ। तब मैं बहुत छोटा था। हम्म। तब इतना हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन मज़ा आता था। बस ऐसे ही कि झंडा उठाना है, ये करना है। लेकिन फिर 12-13 में जब मोदी जी आ गया है, तो हमने इनके बारे में देखा, पढ़ा, तो आई वाज़ रियली इंस्पायर्ड। और अकेला मैं नहीं हूँ। हम्म। पहले आप देखिए, 2014 से पहले कौन युवा इस देश में पॉलिटिक्स की बात करता था? हुँ। कोई नहीं करता था, किसी को नहीं पड़ी होती थी क्या चल रहा है देश में, कौन प्रधानमंत्री क्या। लेकिन 2014 के बाद आपने देखा होगा, प्रत्येक व्यक्ति इस देश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है। सबको इंटरेस्ट है कि मोदी जी क्या करेंगे, ये क्या करेगा, राहुल गांधी क्या बोलेगा, किसी को पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये चेंज आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ हर एक कार्यकर्ता की वैल्यू है। ऑप्शन तो सबके पास सब कुछ है, कुछ भी जॉइन कर लो, लेकिन वैल्यू है। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इंसिडेंट तो ऐसे हुए कि व्यक्ति एक झंडे लगा रहा था, उसको हुँ। फ़ोन आया कि भाई तेरे को विधायक का टिकट मिल गया, तो कल नॉमिनेशन है। मतलब यहाँ कुछ भी हो जाता है, यहाँ किसी को भी मौका मिल जाता है। और यहाँ कोई छोटा-बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, सब नीचे बैठेंगे तो सब नीचे ही बैठेंगे, सब कुर्सी पे बैठेंगे तो सब कुर्सी पे बैठेंगे। ये एक परिवार की तरह काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी हमें पसंद है। तो आप बीजेपी मेंबर होने की वजह से आप मतलब क्या संदेश दूसरी पार्टियों को देना चाहोगे इलेक्शन से पहले? दूसरी पार्टियों को पिछले 10 साल से संदेश ही दे रहे हैं, उन्होंने कोई संदेश हमारा लेना नहीं है, उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से चलते रहेंगे यार। देखो, सब ऐसा नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, सब लोगों के सामने है, सब हुँ। इस देश की जनता के सामने है। जो निर्णय उन्होंने करना होगा, वो देश की जनता करेगी। 4 जून को हमारे सामने वो रिज़ल्ट आएँगे, और जो आएँगे वो हमारे सर माथे हैं। जी। तो आपके अनुराग जी फ्यूचर गोल्स क्या हैं? और आप एज अ बीजेपी मेंबर बीजेपी का अगले 5 साल का विजन क्या देखते हैं? अगले 5 साल में क्या क्या वो करने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है? देखो, ये तो किसी को भी पता नहीं है कि क्या-क्या करने वाले हैं, लेकिन जो भी होने वाला है, मोदी जी ने पहले कर दिया है कि अगले 5 सालों में बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न इस देश में लिए जाएँगे, ये उन्होंने पहले कह दिया है। तो हम सभी को पेटियाँ बाँध करके बस तैयार रहना है कि कुछ भी होने वाला है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में इस भारत को मोदी जी देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में जो है वो सक्षम रहेंगे। और उनके नेतृत्व में
देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बड़े-बड़े काम इस देश में होने वाले हैं। अभी तो बस टीज़र दिखाए गए हैं, अभी पार्टी बाकी है। तो बहुत अच्छा लगा अनिरुद्ध जी आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा हमसे बात करके, और आप बहुत तरक्की करें, हम यही चाहते हैं। और आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं अभी। सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और मेरी बात सुनी। और मुझे लगता है कि जितने भी आपने प्रश्न पूछे हैं, उनका मैं अच्छी तरह से उत्तर देने में वो रहा हूँगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आपके व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा है, सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। इतने ही शब्दों के साथ आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।